हमारा जो टॉपिक है वो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये आपके पेपर का फर्स्ट सेम का पेपर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर है, जिसमें आपको सबसे पहले तो ये इसका अर्थ क्या है ये जानना ज़रूरी है। इंफॉर्मेशन सूचना, कम्युनिकेशन संप्रेषण, टेक्नोलॉजी तकनीकी। सूचना को संप्रेषण तकनीकी से एक जगह से दूसरे स्थान तक कैसे पहुंचाना, प्रभावी रूप से पहुंचाना और बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना। तो इस पेपर में आप जो भी पढ़ेंगे वो सब कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी का कैसे हम यूज़ करते हैं एजुकेशन में। और इसमें आपका इस पेपर को आप इस बीएड कोर्स में क्यों पढ़ रहे हैं ये भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि इसके द्वारा आप अपनी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाएंगे। तभी पहुंचा पाएंगे जब आपको सारी तकनीकियों का, कम्युनिकेशन तकनीकियों का यूज़ शिक्षण में करना आएगा। तो कम्युनिकेशन तकनीकी क्या है कि अगर मेरे पास ज्ञान है, ज्ञान का भंडार है, लेकिन मैं किसी को कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रही हूँ, किसी को समझा नहीं पा रही हूँ, किसी को बता नहीं पा रही हूँ, तो ऐसा मेरे ज्ञान का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस पेपर में जो भी आप पढ़ेंगे उसमें सब कम्युनिकेशन तकनीकी का कैसे आप अपने शिक्षण में यूज़ करेंगे, जिससे आपका शिक्षण कैसा हो, इफ़ेक्टिव हो। तो आज जो हमारा फर्स्ट ग्रेड का जो ये आपका फर्स्ट सेम का जो फर्स्ट लेक्चर है, इसमें आपने जाना कि हमारा इस पेपर आईसीटी जो आपका फर्स्ट सेम का पेपर है, और इसमें जो सबसे पहले तो आपने ये देखा कि इसका अर्थ क्या हो गया, सूचनाओं को संप्रेषण तकनीकी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। तो अब इसका सबसे पहले हम थोड़ा सा इसके हिस्ट्री जानना चाहेंगे कि कैसे इसका विकास हुआ। आपने देखा कि पहले हमारा विज्ञान इतना विकसित नहीं था, तो हमारी शिक्षा का स्वरूप कैसा था, मौखिक था। भाई गुरुजी के यहाँ आश्रम में पढ़ने जाते थे, अब एक शिक्षक और सीमित छात्र होते थे। मौखिक ही रूप था शिक्षण का, भाई हमारी शिक्षा का स्वरूप ही मौखिक था। लेकिन धीरे धीरे जब हमारा क्या हुआ, इंक, स्याही और दवात, सब इंक का, स्याही का, दवात, इन सब का आविष्कार हो गया, तो अब हमारी शिक्षा का स्वरूप कैसा हो गया, लिखित हो गया। अब लिखित रूप से भी शिक्षक जो है अपना शिक्षण कार्य करने लगे, तो शिक्षा का स्वरूप थोड़ा हमारा लिखित भी हो गया। लेकिन एक व्यक्ति कब कितने कागज़ पे लिख सकता था, तो धीरे धीरे फिर क्या हुआ कि हमारा इसमें फिर हमने देखा कि हमारा ये सबसे पहले फिर हमारी प्रिंटिंग मशीन हुई। गटनबर्ग ने 1438 में हमारे यहाँ क्या हुआ, प्रिंटिंग मशीन हुई। प्रिंटिंग मशीन आप देख रहे हैं, सबसे पहले हम इसको मान सकते हैं कि सबसे पहले प्रिंटिंग मशीन का ही यूज़ हमारी किस में हुआ, शिक्षा में हुआ। तो प्रिंटिंग मशीन जो हुआ, इससे हमारी शिक्षा में अब जो एक ही प्रतिलिपि पर लिख पा रहा था शिक्षक, अब उसकी कई सारी छपाई के द्वारा उसकी कई सारी कॉपियों में लिखी जाने लगी। तो आपने देखा कि इससे हमारी शिक्षा में एक गति आ गई, एक प्रवाह आ गया, और हमारी शिक्षा का ट्रांसमिशन होने लगा। तो प्रिजर्वेशन नॉलेज हुआ, फिर हमारा क्या हुआ, ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज, यानी कि ज्ञान का संचय हुआ। ज्ञान के संचय के बाद फिर हमारा ज्ञान का स्थानांतरण, अब छप के किताबें या नोट्स हैं वो एक जगह से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण होने लगा। तो आपने देखा ये जैसे जैसे हमारी साइंस का डेवलपमेंट हुआ, हमारी शिक्षा पर भी उसका प्रभाव पड़ा। पहले जो हमारी शिक्षा खाली मौखिक थी, फिर लिखित हुई, फिर प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज होने लगा, फिर ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज होने लगा। तो सबसे पहले हम कह सकते हैं कि प्रिंटिंग मशीन ही है जो हमने सबसे पहले क्या प्रयोग किया, इसका शिक्षा में किया। इसके बाद टेलीग्राम मोर्स ने आविष्कार किया, फिर टेलीफोन हुआ जिसे अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने किया। अब आप देखते हैं कि टेलीफोन से फिर हमारी अब शिक्षा द्विपक्षीय संवाद होने लगा है। रेडियो में भी हमारे शिक्षा के प्रोग्राम प्रसारण होने लगे। रेडियो का आविष्कार आपका किसने करा था, मार्कोनी ने किया था। इसके बाद टेलीविज़न,
बायर ने किया था। अब हमारे इससे क्या होने लगा, टेलीविज़न से जो शिक्षा खाली हम सुन रहे थे रेडियो में, अब हम देख भी सकते थे। इसके बीच कंप्यूटर का भी आविष्कार हो गया था तब तक हमारा। कंप्यूटर को हम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड पावरफुल टूल कहते हैं आईसीटी का, वो मैं आगे बताऊंगी अभी। इसके बाद रशिया ने सैटेलाइट दूरसंचार के सैटेलाइट छोड़े, जिससे कि हमारी शिक्षा का प्रसारण में और भी क्या हो गया, गति प्रवाह आ गया। तो ये दूरसंचार के सैटेलाइट क्या होता है, सैटेलाइट के माध्यम से हम एक जगह से दूसरी जगह तक सूचना दूर दूर तक जा सकती है। तो आपको ये थोड़ा सा मैंने हिस्ट्री बताई कि किस तरह से हमारी शिक्षा में जैसे जैसे साइंस का विकास होता गया, हमारी शिक्षा में भी उसके विकास के साथ साथ हमारी शिक्षा में भी परिवर्तन आने लगा, स्वरूप में भी परिवर्तन आने लगा। तो सैटेलाइट के थ्रू कि भारत ने भी सैटेलाइट छोड़ा, जिससे कि एजुकेशन से रिलेटेड, जिससे कि हमारे एजुकेशन के में जो है और भी ज़्यादा क्या हो गया, वृद्धि हुई। और हमारा प्रसारण, टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट क्या होता है, इससे एक सूचनाएं जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत तेज़ गति से जाने लगी। तो ये थोड़ी आपने हिस्ट्री एग्ज़ाम में कभी कभी पूछा भी आता है, क्वेश्चन भी आते हैं, तो इसमें थोड़ा सा इन शॉर्ट में आपको जानना ज़रूरी है कि आपने देखा कि जो कम्युनिकेशन तकनीकी के आने से ही, सब कम्युनिकेशन तकनीकी तो है, टेलीफोन, रेडियो, टेलीविज़न। आप देखिए पहले सूचना के लिए कोई ऐसा, अब तो आप न्यूज़ भी देखते हैं, अखबार से भी देख सकते हैं, नेट से भी सूचना ले लेते हैं, ये सब तकनीकी है आईसीटी की। पहले कुछ थी नहीं इस तरह की, तो आप देखते थे कोई सूचना को हमें देने के लिए टेलीग्राम बहुत देर, तो ये सब धीरे धीरे हमारा टेलीग्राम है, टेलीफोन, रेडियो सब बाद में आए, जिससे हमारी कम्युनिकेशन की जो है हम जो है अच्छे ढंग से एक दूसरे से बातचीत, इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान होने लगा। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा कि इसमें हमारे इस पेपर में ये कम्युनिकेशन की तकनीकी पढ़ाने का क्या महत्व है, या बीएड कोर्स में क्यों इस पेपर को रखा जा रहा है। क्योंकि आप देखते हैं कि स्टूडेंट से टीचर भी इंफॉर्मेशन ही शेयर करता है, अपनी बात को वो कैसे इफ़ेक्टिव वे में बच्चे को बताएगा, तो इसके लिए उसको आईसीटी का ज्ञान ज़रूर होना चाहिए, जिससे वो अपने शिक्षण को प्रभावी ढंग से बच्चे को बता सके, है ना, उसके ऊपर प्रभाव डाल सके अपने शिक्षण को कैसे। देखिए कम्युनिकेशन ही तो एक ऐसी स्किल है टीचर की, जिसके द्वारा अगर कम्युनिकेशन स्किल नहीं है टीचर के अंदर, तो वो अपनी बात को, चाहे उसके पास कितना भी ज्ञान हो, मैंने सबसे पहले बताया था मेरे पास ज्ञान है, मेरे पास अथाह सागर है ज्ञान का, लेकिन मैं अगर उसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रही हूँ तो मेरा इस ज्ञान का फ़ायदा नहीं। तो उसके लिए मुझे आईसीटी का ज्ञान होना चाहिए, जिससे मैं अपनी बात को, अपनी इन्फॉर्मेशन को, अपनी बात को बच्चे को अच्छे से समझा सकूँ। तो ये आपने हिस्ट्री देखी। अब हमने बताया आपको कि अब तक जो है, जब तक हमारी साइंस का यूज़ नहीं था, कि हमने देखा, हाँ मैंने आपको बताया इससे बात, कि कंप्यूटर को हम सबसे ज़्यादा पावरफुल और शक्तिशाली या पावरफुल या इम्पॉर्टेंट टूल कहते हैं कंप्यूटर को। क्यों कहते हैं, इसकी कुछ ऐसी क्वालिटी होंगी, ऐसा तो है नहीं, विज्ञान ने बहुत सारे आविष्कार किए, तो हम कंप्यूटर को क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी क्वालिटी है जो और आविष्कारों से हट के हैं। जिस सबसे पहले आप देख रहे हैं स्पीड क्या है, कि ये बहुत तेज़ गति से कार्य करता है। एक्यूरेसी, शुद्धता, ये तेज़ गति से भी कार्य करता है और इसके कार्य में शुद्धता की होती है, कि तेज़ गति से तो हम भी कार्य करते हैं, लेकिन हमारे कार्य में कोई शुद्धता इतनी नहीं होती है। मेमोरी, इसके अंदर स्मृति है। और वर्सेटाइल, इसके कई सारे रूप हैं, आप इसमें कई सारे कार्य कर सकते हैं, आप इसमें गेम भी खेल सकते हैं, गाने भी सुनते हैं, अकाउंटिंग का काम भी कर सकते हैं, डेटा हैंडलिंग भी कर सकते हैं, तो ये बहुरीति है। कंपैरेटिव स्टडी, तुलनात्मक अध्ययन, ये आपको बता सकता है, अगर हमें तुलना करनी होती है, मान लो 2 संख्या दी 3 और 4, तो कौन इसमें बड़ी है, तो बता सकता है कि 3 इज़ स्मॉलर देन 4 या 4 इज़ ग्रेटर देन 3। तो कंपैरेटिव स्टडी कर सकता है, इसका मतलब इसके अंदर इंटेलिजेंस ही है कंप्यूटर। क्या आप बता सकते हैं कि मानव के अलावा और किसमें मेमोरी है या इंटेलिजेंस है? तो इसलिए वैसे तो हम विज्ञान में सबसे जो वैसा पावरफुल मानते हैं आविष्कार, विद्युत को मानते हैं, तो लेकिन कंप्यूटर
क्योंकि कंप्यूटर में हमारी बुद्धि है, इंटेलिजेंसी है, वो कंपैरेटिव से तुलनात्मक अध्ययन कर सकता है। तो इसके बाद मैथमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशन भी कर सकता है। मैथमेटिकल गणितीय गणना कौन कौन सी होती है? प्लस, माइनस, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। ये तो कैलकुलेटर भी कर सकता है। लेकिन लॉजिकल कैलकुलेशन की मतलब वो तर्क का प्रयोग करके क्या करता है? तर्क का प्रयोग करके कंपैरेटिव स्टडी करके बता सकता है और उसमें निर्णय लेने की क्षमता है। अब आप सोचेंगे भाई कंप्यूटर निर्णय कैसे ले लेगा? कंप्यूटर निर्णय मानव द्वारा निर्देश प्राप्त होने पर कंप्यूटर में निर्णय लेने की क्षमता है। तो आपने देखा स्पीड, एक्यूरेसी, मेमोरी, वर्सेटाइल, तुलनात्मक अध्ययन, कंपैरेटिव स्टडी, मैथमेटिकल, गणितीय गणनाएं और लॉजिकल तार्किक, और इसमें डिसीज़न लेने की भी क्षमता है। कब लेता है? मानव द्वारा निर्देशित होने पर कंप्यूटर डिसीज़न ले सकता है ना। तो डिसीज़न लेकर ही तो बताया कि भाई तार्किक अध्ययन, इस तर्क ने ही कंप्यूटर को और आविष्कारों से डिफरेंट किया। तर्क ने ही। तो लॉजिकल कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन और तुलनात्मक अध्ययन। तो तर्क का प्रयोग करके, तुलनात्मक अध्ययन करके क्या करता है? डिसीज़न लेने की क्षमता इसके अंदर है, इसके अंदर इंटेलिजेंस है। तो कंप्यूटर में इतनी सारी क्वालिटीज़ है। ये कभी कभी आपके लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है कि आप ये लॉजिक बताइए कि कंप्यूटर को क्यों कहा जाता है पावरफुल टूल। तो बहुत देखिए, इस पेपर में बहुत ज़्यादा आपको डिटेलिंग में नहीं लिखना है, टू द पॉइंट। ये 5-6 क्वालिटी हैं जो कंप्यूटर को तर्क, सबसे पहली बात तो तर्क है कि जिसने कंप्यूटर को और आविष्कारों से अलग कर दिया, और इसके अंदर इंटेलिजेंसी है, और इसके अंदर क्या है? डिसीज़न लेने की, निर्णय लेने की क्षमता है, या निर्णय ले सकता है। अब कैसे लेता है? लेकिन मानव द्वारा निर्देशित होने पर ही ये निर्णय ले सकता है। तो आपने देखा कंप्यूटर क्या है, क्यों इसको हमने पावरफुल बताया। अब आपका जो है कि अब आप देखिए, हम थोड़ा सा इधर आते हैं कि 1960 से पहले जो हम कहते थे उसे हम शिक्षण शास्त्र कहते थे। लेकिन 60 के बाद हम इसको क्या कहते हैं? एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो लिंडस्टेन ने एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 1, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 2 और एजुकेशन टेक्नोलॉजी 3, ये क्या क्या है आपका? हार्डवेयर, फिर सॉफ्टवेयर और सिस्टम अप्रोच। तो आपने देखा ये तीनों हमारे क्या हैं? तो लिंडस्टेन ने सबसे पहले 60 से पहले का जो एरा था उसमें हम इसको क्या कहते थे? शिक्षण शास्त्र कहते थे। और 60 के बाद हमने इसको क्या कहा? एजुकेशन टेक्नोलॉजी कहा, क्योंकि अब हमारी शिक्षा में विज्ञान का प्रभाव पड़ गया था। अब एजुकेशन टेक्नोलॉजी 1 को हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सिस्टम अप्रोच, तो 1 बाय 1 हम इसको डिस्कस करेंगे। ट्रेडिशनल टीचिंग के संदर्भ में भी करेंगे और कंप्यूटर के संदर्भ में भी करेंगे। तो इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये पेपर का नाम क्या है और पेपर का अर्थ क्या है। इन्फॉर्मेशन को संप्रेषण तकनीकी की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रभावी ढंग से और बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना। ठीक है, उसके आपने थोड़ी हिस्ट्री पढ़ी। कंप्यूटर क्यों? तर्क के कारण ही कंप्यूटर ने, तर्क के कारण, और डिसीज़न की क्षमता है, इसमें इंटेलिजेंसी है, इन सब गुणों में निर्णय लेने की क्षमता। ये मत भूलिएगा, कंप्यूटर स्वयं से कोई निर्णय नहीं ले सकता है, लेकिन मनुष्य द्वारा निर्देश देने पर इसमें निर्णय लेने की क्षमता है। अब हम चलते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। देखिए, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आपका पहले तो मैं लेती हूँ ट्रेडिशनल टीचिंग के संदर्भ में। ट्रेडिशनल टीचिंग में हार्डवेयर क्या है और सॉफ्टवेयर क्या है, इस पर प्रश्न बनते हैं, और हमें बजाय उदाहरण के हमें इस पे ज़्यादा ध्यान देना है कि कोई हार्डवेयर है तो वो क्यों है और कोई सॉफ्टवेयर है तो वो क्यों है। चाहे हम यहाँ पे कितने भी एग्जाम्पल में डिस्कस कर लूँ, लेकिन एग्ज़ाम में हो सकता है कोई दूसरा आए, तो इसलिए हमको ये रीज़न जानना ज़रूरी है कि क्यों हार्डवेयर है, चाहे ट्रेडिशनल टीचिंग के संदर्भ में हो या कंप्यूटर के संदर्भ में हो। तो सबसे पहले हम जो लेने जा रहे हैं वो है आपका हार्डवेयर। तो पहले हम इसमें थोड़ा सा कंप्यूटर से पहले मैं चाहूँगी ट्रेडिशनल टीचिंग के संदर्भ में कि देखिए हार्डवेयर क्या है कि जिन संसाधनों से
टीचर शिक्षण करता है उसको हम हार्डवेयर कहते हैं। जैसे चॉक, आपका ब्लैक बोर्ड, ये सब क्या है, या मैं ब्लैक बोर्ड पे लिखती हूँ मार्कर है, तो ये सब क्या है हमारे हार्डवेयर। और मैं क्या पढ़ा रही हूँ, क्या मैंने नोट्स लिखवाए बच्चे को, है ना, क्या मैं कंटेंट लिख रही हूँ, वो क्या है मेरा क्या है, सॉफ्टवेयर है। जैसे अगर मैं लिखती हूँ चार्ट, ये क्वेश्चन आता है बहुत कि चार्ट पेपर क्या है, चार्ट पेपर आपका क्या है, हार्डवेयर है। प्लेन चार्ट की शीट, आप मार्केट जाते हैं खरीदते हैं कि भाई एक चार्ट पेपर दे दो, बुक सेलर से कहते हो, वो आपको एक प्लेन शीट दे देता है, दिस इज़ नोन एज हार्डवेयर, केवल वो प्लेन शीट हो। अब उस पर आपको डायग्राम बनाएंगे, वो डायग्राम आप लिख देंगे चार्ट, ब्रैकेट में क्या लिख देते हैं कि भाई सर्कुलेटरी सिस्टम है या कोई रे प्रवाह चार्ट है, तो मतलब उसका शीर्षक भी लिख देते हैं जो आपने बनाया है, तब ये क्या हो जाता है, सॉफ्टवेयर हो जाता है। तो चार्ट आपका सिंपल क्या है, हार्डवेयर है। और अगर इस पर हम चार्ट के साथ उसका कुछ लिख दें कि भाई किस चीज़ का चार्ट है, जब आप सेकेंड सेमेस्टर में टीचिंग करेंगे और लेसन प्लान बनाएंगे तो उसमें हम कहते हैं कि खाली चार्ट लिख के छोड़ देते हैं आप लोग लेसन प्लान में, तो हम ये कहते हैं कि इसके साथ ये लिखिए कि इस पर क्या बना है। तो चार्ट तो केवल हार्डवेयर है, आप उस पर क्या पढ़ा रहे हैं वो क्या है, सॉफ्टवेयर है। तो ट्रेडिशनल टीचिंग में आपने ये जाना इसकी परिभाषा कि हार्डवेयर क्या है कि जिसकी जिन संसाधनों से शिक्षक शिक्षण करता है, जो भी उसने साधन यूज़ करे हैं उसको हम क्या कहते हैं, हार्डवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, जिनकी सहायता जो हम पढ़ा रहे हैं, जो मैं कंटेंट दे रही हूँ, है ना, जो मैं बच्चे को ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख रही हूँ या चार्ट पे कुछ बना हुआ है उससे एक्सप्लेन कर रही हूँ, वो सब हमारा सॉफ्टवेयर है, उस पर जो मैटर लिखा है वो सॉफ्टवेयर। तो ये ट्रेडिशनल टीचिंग के संदर्भ में था। अब मैं कंप्यूटर के संदर्भ में बताती हूँ। कंप्यूटर के देखिए 4 भाग होते हैं, इनपुट, सीपीयू। सीपीयू को हम क्या कहते हैं, फुल फॉर्म क्या है इसका, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट और मेमोरी। तो ये आपके 4 पार्ट हैं, केवल 4 भाग होते हैं कंप्यूटर के, इनपुट, सीपीयू, आउटपुट, मेमोरी। इनपुट क्या है, इनपुट यदि मैं कंप्यूटर की तुलना पहले मानव से करती हूँ, तो आप देखिए कि आपको जैसे क्लास में शिक्षक पढ़ा रहा है तो आपने उस पर कुछ लिखा, टीचर ने ब्लैक बोर्ड पे लिखा या कुछ बोला, तो उसे आप आँख और कान की सहायता से उसको क्या कर रहे हैं, हम उसको ग्रहण कर रहे हैं। तो जिससे हम ग्रहण करते हैं इन्फॉर्मेशन, वो क्या होगी, इनपुट होगी। फिर वो हमारे प्रोसेसिंग हुई, है ना, प्रोसेसिंग हुई हमारे में, भाई दिमाग में हमने समझा, कुछ तथ्य हमारे हैं दिमाग मेमोरी में पहले से ही पढ़े हो सकते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड। उसके बाद आउटपुट क्या है, हमारा जो हमने एग्ज़ाम दिया वो क्या है, आउटपुट है, कि जिससे हमें पता चला कि भाई प्रोसेसिंग के बाद हम कितनी चीज़ समझें, तो वो आउटपुट हो गया। तो ये तो मैंने आपके मानव शरीर की तुलना करी कंप्यूटर से। अब कंप्यूटर में इनपुट क्या है, इनपुट पार्ट केवल 4 पार्ट्स होते हैं। ये मैंने आपको मानव शरीर से भी, आँख से हमने या कान से इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं, ये इनपुट है। सीपीयू मस्तिष्क है, जिसमें उसमें हम प्रोसेसिंग होती है, मस्तिष्क में ही मेमोरी भी होती है हमारी, कुछ हमारी मेमोरी में कुछ चीज़ें पड़ी होती हैं, उससे प्रोसेसिंग हुई, फिर हमने एग्ज़ाम दिया, वो हमारा आउटपुट हुआ। अब कंप्यूटर के संदर्भ में हम देखते हैं तो क्या है आपका कीबोर्ड। सबसे पहले कीबोर्ड आपने देखा होगा जिससे हम टेक्स्ट की एंट्री करते हैं। माउस, पॉइंटिंग डिवाइस, स्कैनर क्या है कि हम किसी भी, जैसे फ़ोटो स्टेट मशीन होती है तो वो तो कागज़ पर आ जाती है उसकी प्रतिलिपि, लेकिन स्कैनर क्या होता है कि वो उसकी प्रतिलिपि कागज़ पे जो भी लिखा है जिसकी आप फ़ोटो स्टेट कर रहे हैं उसकी प्रतिलिपि कंप्यूटर की मेमोरी में सेव हो जाती है। क्या हुआ, स्कैनर क्या है, इसमें कागज़ पे नहीं मिलती है बल्कि उसकी प्रतिलिपि कंप्यूटर के मेमोरी में सेव हो जाती है। तो या तो पीडीएफ फॉर्म में होती है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट कहते हैं इसको फुल फॉर्म में। तो अगर हमारा टेक्स्ट है तो पीडीएफ फॉर्मेट में होती है। अगर जैसे सिग्नेचर है, अगर मैं सिग्नेचर की फ़ोटो खींची
तो वो हमारी JPEG का जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप कहते हैं इसको। कि इसके यदि मैं किसी चित्र की या मैं सिग्नेचर की प्रतिलिपि सेव करना चाहती हूँ तो कौन से फॉर्मेट में होगी ये, JPEG में। तो स्कैनर क्या है, ठीक फ़ोटोस्टेट मशीन की तरह होता है, लेकिन फ़ोटोस्टेट मशीन में तो आपको कागज़ पे मिल जाती है, लेकिन इसमें इसकी फ़ोटो जो है कंप्यूटर की मेमोरी में जाके सेव हो जाती है। अगर हमारा कोई टेक्स्ट है तो वो कैसे होगा, PDF फॉर्म में, और अगर यदि चित्र है या पिक्चर है तो वो, या साइन है, सिग्नेचर है, तो वो हमारा JPEG। अब है आपका BCR, बार कोड रीडर। ये आप देखते हैं कि बार कोड की लाइनें होती हैं, हर भी किसी भी वस्तु के पीछे एक बार कोडिंग हो जाती है, जिससे उसके उस बार कोडिंग में उस वस्तु के विषय में सारी जानकारी होती है ना, स्टोर होती है कि कितने की है, कितना इसका मूल्य है, क्या इसकी क्वालिटी है, क्या इसकी क्वांटिटी है, जो भी उसके बारे में। तो उसको पढ़ने के लिए, बार कोड को पढ़ने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, BCR की। ये आपने देखा होगा, जो मॉल वगैरह में आप सामान परचेसिंग करते हैं तो आप जब वो हर चीज़ के पीछे जाओगे, उसमें कंप्यूटर उसका रेट जो है स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाता है। तो ये क्या, ये आप अगर एजुकेशन के संदर्भ में देखें तो आप देखें लाइब्रेरी में भी अगर हम सारी बुक की बार कोडिंग करा दें तो कितनी जल्दी हमारे काम में तेज़ी आ जाएगी, है ना, गति आ जाएगी। ये कि भाई हर किताब की बार कोडिंग हो गई, तो लाइब्रेरियन ने जब उस पर बार कोड से पढ़ा तो उस पर उसके बारे में सारी जानकारी स्क्रीन पर आ गई कि बुक का प्रकाशन कौन है, बुक का राइटर कौन है, उसकी कीमत कितनी है। तो अगर हम इसकी बार कोडिंग कर दें, असेसमेंट वगैरह में भी इसकी यूज़ होती है, गोपनीयता बनी रहती है इससे, है ना। रोल बच्चे की भी हम बार किताब कॉपी की हम बार कोडिंग करते हैं, तो इसके पढ़ने के लिए हमें BCR की, तो ये भी हमारा एक इनपुट डिवाइस है। MICR क्या है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। ये क्या होता है कि इसमें हम, जैसे आप चेक देखते हैं, चेक के पीछे एक नीचे की तरह एक विशेष राइटिंग में कुछ संख्याएं लिखी रहती हैं, है ना। उसको पढ़ने के लिए वो मैग्नेटिक इंक से लिखी होती है, और उसको पढ़ने के लिए हमको MICR की आवश्यकता पड़ती है। ऐसा नहीं है कि बैंक वाले भी लिख सकते हैं उसको, लेकिन वो शुद्धता के लिए कोई त्रुटि ना हो, इसलिए वो MICR का इसमें इंक से लिखा होता है, जिससे MICR से इसको पढ़ा जाता है। OMR क्या है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये तो आपने देखा होगा, जब एग्ज़ाम में जाते हैं OMR शीट होती है तो उसमें हर क्वेश्चन के 4 विकल्प होते हैं, एक गोल पे आपको ब्लैक्स करना होता है, उसी को हम कहते हैं। इसको पढ़ने के लिए हमें ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है, जिससे अब कंप्यूटर कॉपी चेक करता है और जिससे हमारी कॉपी जांचने की गति में तेज़ी आ जाती है। जॉयस्टिक, ये आप ज़्यादातर वीडियो गेम में खेलने के लिए यूज़ करते हैं। वेब कैमरा भी इनपुट है, क्योंकि इसमें हमें फ़ोटो नहीं दिखती है, ये हमारी फ़ोटो को खींचता है और हमें मॉनिटर पे डिस्प्ले होता है। तो वेब कैमरे का यूज़ आप कहाँ करते हैं, जब हम चैटिंग करते हैं तो हमें उस व्यक्ति की फेस भी दिखता है। तो कैमरे में हमें कैमरे को हम इनपुट डिवाइस में रखते हैं, क्योंकि इसमें कैमरे में हमें फ़ोटो नहीं दिखती है ना। तो ये माइक्रोफोन, इसको हम माइक भी कहते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, अपनी साउंड से, या हम इसमें क्या करते हैं, माइक साउंड इसमें इनपुट डिवाइस की तरह साउंड इसमें जाती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोफोन्स कहते हैं। तो माइक्रोफोन क्या है कि इसमें हम जो है इसको हम इनपुट डिवाइस में रखते हैं। तो ये मैं बार बार कह रही हूँ कि रटने से ज़्यादा आप ये देखिएगा कि इनपुट डिवाइस जो हैं, जो सारी चीज़ें हमारी एंटर हो रही हैं कंप्यूटर में इसके थ्रू, तो इसमें इनपुट डिवाइस हो गया। इसके बाद आपका क्या है, सेंट्रल प्रोसेसर। ये मेन पार्ट है कंप्यूटर का, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको 2 पार्ट में बांटा गया, कंट्रोल यूनिट और ALU, CU और ALU। CU को कहते हैं कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट कहते हैं ALU। तो ये हमारे कंप्यूटर का मेन पार्ट है, मेन कंट्रोल करता है हर एक्टिविटी को, कंप्यूटर की हर गति को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। इसके बाद अब आपका आता है आउटपुट। आउटपुट में आप देखिए, आउटपुट क्या होता है कि जो कंप्यूटर के द्वारा दिए गए परिणाम, उसको हम क्या कहते हैं, आउटपुट। तो आउटपुट में क्या है
कि या तो हमें दो रूप में मिलती है आउटपुट, या तो हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी। हार्ड कॉपी हमें प्रिंटर के थ्रू मिलती है और सॉफ्ट कॉपी हमको मॉनिटर के थ्रू मिलती है। तो जो हार्ड कॉपी होती है वो परमानेंट होती है, और जो सॉफ्ट कॉपी है वो हमारी वॉलेटाइल होती है ना, ये अस्थायी प्रकृति की होती है, और ये हमको मॉनिटर पे दिखाई देती है। तो आपने देखिए आउटपुट क्या होता है, कंप्यूटर द्वारा दिए गए परिणाम। भाई उसमें इनपुट हुआ, इनपुट के बाद प्रोसेसिंग होती है, फिर आउटपुट होती है। इसके बाद जो चौथा पार्ट है वो है आपकी मेमोरी। मेमोरी जो है आपकी दो तरह की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, वो आपकी सीधी, प्राइमरी को क्यों प्राथमिकता, मतलब क्यों दी गई प्राथमिकता, क्योंकि ये सीधे सीपीयू से जुड़ी होती है। तो ये दो तरह की होती है, रोम एंड रैम। रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी है ना, इसको केवल, इसमें कुछ परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि फिर इसको क्यों कंप्यूटर में लगाया जाता है। तो इसलिए लगाया जाता है कि जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो इसकी एक जांच होती है कि सारी जो उससे जुड़े हुए हैं, कोई माउस है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, क्या सब जुड़े हुए हैं आपस में, है ना, तो सब, तो उसमें मतलब कंप्यूटर जब बूटिंग होती है तो हमें ये टेस्ट होता है जिसे कहते हैं पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये हमारा रोम में ही स्थित होता है। तो इसका काम क्या है कि बूटिंग के समय ये देखना, जब हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर तो रोम में एक टेस्ट होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, जो कि हमें बताता है कि कंप्यूटर के सारे अंग कनेक्टेड हैं। और इसका काम तो कंप्यूटर को शुरू करने के बाद रोम का काम तो समाप्त हो जाता है। रैम क्या है, दूसरी रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्या है, ये टेम्परेरी है और वॉलेटाइल है। रैम में क्या होता है, कंप्यूटर की होने वाली समस्त क्रियाएं रैम में आनी ज़रूरी है। जो भी कार्य होगा कंप्यूटर का उसको रैम में आना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम थोड़ा शॉर्ट में ले रहे हैं क्योंकि आपको सेकंड मॉड्यूल में ये डिटेल में पढ़ना है। यहाँ पे मैं आपको आईसीटी का फर्स्ट लेक्चर है और हम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। पहले मैंने आपको ट्रेडिशनल टीचिंग में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है, और फिर मैं कंप्यूटर में बता रही हूँ हार्डवेयर। ये हार्डवेयर है जितना आपने पढ़ा अभी तक। इसके बाद प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। मैंने बताया मेमोरी दो तरह की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी को प्राइमरी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सीधी, भाई किसी को प्राथमिकता दी जाती है तो फिर रीज़न होता है, तो इसलिए कह रहे हैं प्राइमरी क्योंकि ये सीपीयू से डायरेक्ट कनेक्ट होती है। रोम एंड रैम, रोम में क्यों, इसका तो काम ख़त्म हो जाता है कंप्यूटर के शुरू होने पर, जिससे कि हमको ये पता चलता है कि हमारे सारे जो जुड़े हुए हैं पार्ट कंप्यूटर के सब सुचारू रूप से जुड़े हुए हैं। तो इसमें कोई भी परिवर्तन संभव नहीं है। जैसे ही हमारा कंप्यूटर ऑन हुआ, रोम का काम ख़त्म, फिर रैम में जितनी भी कार्य होते हैं, जितनी भी क्रियाएं कंप्यूटर में होती हैं, उसको रैम में आना ज़रूरी होता है। ये वॉलेटाइल होता है, टेम्परेरी होता है। इसके बाद जो सेकेंडरी मेमोरी है वो क्या है, आपकी फ्लॉपी, कॉम्पैक्ट डिस्क, डिजिटल, डीवीडी, ये सब हार्ड डिस्क, ये आपकी क्या है, आपकी सेकेंडरी मेमोरी। इसको बाहर से लगाया जाता है और सबसे ज़्यादा जो इसकी स्टोरेज क्षमता किसकी होती है, हार्ड डिस्क की होती है, इसलिए हम इसको पावर हाउस भी कहते हैं। तो ये आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए सेकेंडरी मेमोरी क्या है। और इसके बाद जो आपका वो है हार्डवेयर। अब आपने देखा जितने भी ये आपने पार्ट पढ़े ये सब हार्डवेयर थे, और इसके उदाहरण जितने मैंने दिए वो सारे हार्डवेयर हैं। आपको कतई इसमें संदेह नहीं होना चाहिए। कीबोर्ड हार्डवेयर है, वो हार्डवेयर है, माउस हार्डवेयर है, मेमोरी हार्डवेयर है, रोम। अब आपको अगर रैम कहा जाए या रोम, इसमें आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा। तो ये सब मैंने आपको बता रही हूँ, जितना आपने पढ़ा है ये सब आपका क्या है, हार्डवेयर है, और जितने मैंने उदाहरण दिए हैं। अब मैं आती हूँ सॉफ्टवेयर भी ले लेते हैं जल्दी से। सॉफ्टवेयर क्या है आपका, क्या है सॉफ्टवेयर, ये है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर, है ना। अच्छा, एक बार इससे पहले हम ये पूछ लें, जो आपका पेन ड्राइव है उसमें जो अंदर स्टोर है उसकी मेमोरी में, वो कैसा है, वो पेन ड्राइव तो हार्डवेयर है,
है ना। सेकेंडरी मेमोरी मैंने बताई आपको, पेन ड्राइव है, मेमोरी कार्ड है, तो उसके अंदर जो वो है आपका जो भी कंटेंट हम उसमें स्टोर करते हैं वो हमें कहाँ डिस्प्ले होता है, मॉनिटर पे होता है, और इसलिए हम उसको क्या कहेंगे, सॉफ्ट कॉपी कहेंगे। तो ये आप एक मोटी सी बात याद रखिए कि हार्ड कॉपी सिर्फ और केवल कागज़ पर ही होती है, और सॉफ्ट कॉपी आपको मॉनिटर पर डिस्प्ले होगी। तो ये मैंने बीच में थोड़ा सा क्लियर करा। अब सॉफ्टवेयर दो तरह का होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो है जिसके बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता, उसको हम क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है वो कैसा होता है, विंडो, जिसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनाती है, और हमारे जितने भी स्मार्टफोन हैं उसमें भी होता है, उसे एंड्रॉयड कहते हैं जैसे उसकी, और वो गूगल कंपनी का है। इसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये इसके बिना, इसकी अगर नहीं भी होगा तो अभी कंप्यूटर चलेगा, ये केवल यूज़र की सुविधा देने के लिए क्या बनाया जाता है, जैसे MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल। तो ये थोड़ा सा अपना वो क्लियर रखिएगा। सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है कि जो हमारे क्या होता है, जो हमारे और कंप्यूटर के बीच में कड़ी का काम करता है। जैसे हमने कंप्यूटर से कहा अब फाइल जो है डिलीट कर दो या प्रिंट आउट निकाल दो, तो ये सब जो भी हम निर्देश दे रहे हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम पूर्ति कराता है हमारे कमांड की कंप्यूटर से। तो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र और कंप्यूटर के बीच की कड़ी है, जो हमारे निर्देशों की पूर्ति, कंप्यूटर द्वारा हमारे निर्देशों की पूर्ति कराता है। तो ये आपका क्या है, ऑपरेटिंग। तो सॉफ्टवेयर क्या है, ये हमारे निर्देश और निर्देशों के समूह को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, है ना, निर्देश और निर्देशों के समूह को। तो अब आपने देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम तो मैंने एक बार बताई, यूज़र और कंप्यूटर के बीच की कड़ी है, और हमारे द्वारा निर्देशों की पूर्ति कंप्यूटर द्वारा कराता है। ये विंडो होता है जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है, और जितने भी हमारे मोबाइल हैं वो भी, स्मार्टफोन में भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो कौन सा होता है, एंड्रॉयड, और वो हमारी गूगल कंपनी का है। तो ये आपका हो गया सॉफ्टवेयर। तो आपने देखा कि कंप्यूटर जो है हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर का क्या है, समावेश है इसके अंदर, है ना, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का समावेश है। कुछ लोग ये परिभाषा देते हैं कि हार्डवेयर जो है को हम देख सकते हैं और सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते हैं। तो ये उचित परिभाषा नहीं है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर तो एक पार्ट्स ही है ना, सॉफ्टवेयर जब तक नहीं होगा हमारा वो काम नहीं करेगा। तो ये आपने देखा कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 1 और एजुकेशन टेक्नोलॉजी 2। तीसरी आपकी थी सिस्टम अप्रोच। सिस्टम अप्रोच क्या है, सबसे पहले तो आपको सिस्टम क्या है, सिस्टम क्या होता है। देखिए सिस्टम आप हर जगह देखते हैं कि भाई हमारे शरीर में भी बहुत सारे सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, तो ये सब हमारे सिस्टम है। और आप देखिए कि इस हर सिस्टम में इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट होता है। अगर हम देखते हैं कोई कंपनी है, उसमें रॉ मटेरियल आया, इनपुट, उसमें फैक्ट्री में सामान बना, जो बाहर निकला वो आउटपुट। तो ये हमारा क्या हो गया इसमें आपका कि भाई सिस्टम में एक इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट होता है। तो अगर हम शिक्षा के संदर्भ में देखें तो आप देखिए टीचर सिस्टम में, इसमें हर सिस्टम की अगर एक परिभाषा देखते हैं तो इसमें सभी लोगों के काम, विभिन्न अंगों का समूह है। सिस्टम में अभिन्न अंगों का समूह है जिनके सबके कार्य अलग अलग हैं, लेकिन सब एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं। जैसे शिक्षा में देखिए सब टीचर्स, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, मैथ, सबके टीचर अपने ढंग से पढ़ाते हैं, लेकिन सबका उद्देश्य क्या है, अच्छा परिणाम आना। तो इसमें इन्होंने बताया कि अगर हम किसी सिस्टम को अगर हमें सुचारू रूप से चलाना है तो हम उसको 3 नज़रिए से देखेंगे, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। एक मशीन की तरह माना। भाई टेक्नोलॉजी ने क्या कर दिया कि हमारी शिक्षा प्रणाली को पूरी मशीन की तरह माना। इनपुट
प्रोसेस, आउटपुट, 3 स्तरों पे देखा टीचिंग को। तो आपने देखा कि जो हमने पढ़ाया वो इनपुट, उसके बाद प्रोसेस हुआ, जो भी बच्चे ने दिमाग में प्रोसेस हुआ, पढ़ा, पढ़ के एग्ज़ाम दिया, उसके जो परिणाम आए वो क्या है, आउटपुट। तो इसमें सिस्टम अप्रोच के बाद आपने इसके बाद ये जो इन्होंने बताया कि इसमें एक चौथी चीज़ और जोड़ी गई, फीडबैक सिस्टम और जोड़ा गया। फीडबैक क्या है, जैसे आपने देखा कि कंपनी ने कोई प्रोडक्ट बनाया और धीरे धीरे थोड़े दिनों बाद आपने देखा कि वो प्रोडक्ट आना बंद हो गया। क्यों? क्योंकि उसका फीडबैक नहीं लिया गया, तो इससे उसमें कोई सुधार नहीं हुआ, धीरे धीरे वो डिमांड उसकी कम होती चली गई। इसी तरह हमारा जो एजुकेशन का सिस्टम है उसमें भी फीडबैक लेना ज़रूरी है, जिससे हम ये जान लेते हैं कि भाई हमारी कहाँ, जिससे अपने शिक्षण में हम सुधार ला पाएँ। जैसे मैं अपने नहीं एग्जाम्पल लेते हैं, यदि मुझे अपने शिक्षण का फीडबैक मिलता है तो मुझे क्या, उसका मुझे पता चलता है कि मुझे अपने किस स्तर पे मुझे सुधार लाना है। तो सिस्टम अप्रोच क्या है, उन्होंने सिस्टम अप्रोच में बताया कि इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, चौथी चीज़ इसमें और जोड़ दी गई फीडबैक, कि फीडबैक ज़रूरी है, तभी हम अपने इसको ठीक कर सकते हैं कि कहाँ आउटपुट से फीडबैक मिला, जिससे हम देख सकते हैं कि इनपुट में हम क्या सुधार करें कि हमारा आउटपुट अच्छा मिले। तो आपने देखा कि फिर इसके बाद ये माना गया कि यदि हम इसको 3 स्तर पे काम करें, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड इवैल्यूएशन। ये क्या है आपका, प्लानिंग और इवैल्यूएशन। इसमें प्लानिंग योजना, इम्प्लीमेंटेशन भी कहते हैं, और मूल्यांकन। अगर हम 3 स्तर पे काम करें किसी भी सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम की बात ही ले रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पे हमारे आपका ये फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है आईसीटी का, तो एजुकेशन का ही लेंगे। वैसे तो सिस्टम कहीं मैंने आपको बताया हमारे शरीर में भी सिस्टम है, कोई कंपनी का एक सिस्टम हो सकता है, तो यहाँ मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ एजुकेशन का। यदि हम एजुकेशन सिस्टम को समझते, को एक सिस्टम की तरह लेते हैं, तो इनपुट क्या है, जो टीचर पढ़ाता है, प्रोसेस क्या है, जो बच्चे ने पढ़ा, पढ़कर एग्ज़ाम दिया, वो क्या है, आउटपुट है। उस आउटपुट से फिर फीडबैक मिलता है कि भाई शिक्षक को भी मिलता है और बच्चे को भी मिलता है कि भाई हमें कहाँ पे सुधार करना है। तो ये क्या है आपका इवैल्यूएशन। तो हमें 3 स्तर पे जो है काम करना है। फंक्शंस ऑफ आईसीटी, ये तो आपने देखा। अब आप इतनी बात तो समझ ही गए होंगे कि सिस्टम अप्रोच में क्या है, कि शिक्षण प्रणाली को कैसे माना गया, एक मशीन की तरह माना गया, एक सिस्टम की तरह माना गया, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, और चौथी चीज़ क्या जोड़ी, फीडबैक। टीचर जो भी चीज़ बच्चे को पढ़ा रहा है वो इनपुट है, पढ़ना प्रोसेस है, और उसके बाद एग्ज़ाम देना इवैल्यूएशन है, जो उसके मार्क्स आते हैं वो आउटपुट है, जिससे पता चलता है कि टीचर और स्टूडेंट दोनों, फीडबैक से सुधार होता है, टीचर को भी मिलता है और स्टूडेंट को भी मिलता है फीडबैक। अगर मेरा रिज़ल्ट 90% है तो मुझे लगेगा कि मेरे बच्चे, मेरी शिक्षण विधियाँ अच्छी हैं। अगर मैं देखती हूँ रिज़ल्ट नहीं अच्छा है तो मैं अपने पढ़ाने के तरीके को चेंज करूँ। अब है आपके फंक्शंस ऑफ आईसीटी। ये तो आपने देखा क्या क्या है। कम्युनिकेशन तो है ही भाई, अगर इसमें इसका मतलब ये आईसीटी का कार्य ये है कम्युनिकेट कराना, है ना, जिससे हम अपनी बात को कम्युनिकेट कर सकें दूसरे को। डेटा का मैनेजमेंट होता है, एज ए टीचर आप सब चीज़ें मैनेज कर सकते हैं, बच्चे से रिलेटेड, स्टूडेंट से रिलेटेड, अपना काम की भी हम फाइल बना सकते हैं, टाइम टेबल क्या है, किस बच्चे के असाइनमेंट्स के मार्क्स हैं। तो कई मैंने बताया था शुरू में ही, कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, इसी नहीं है आईसीटी का सक्सेस टूल कंप्यूटर ही है। मैंने अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, सारी डेटा हैंडलिंग कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, मार्केटिंग में भी इसका यूज़ है ना, इंडोर एंड सेलिंग देयर। आजकल आप देखिए, आप नेट से ही आप सारी क्या कर लेते हैं, शॉपिंग कर लेते हैं। प्रोसेस भी इम्प्रूवमेंट होता है, किसी को भी हम इम्प्रूविंग वेरियस वे में कर सकते हैं। प्रेस है ना, प्रोसेस को मैंने बताया, फीडबैक डिवाइस से हम अपने, अगर मैं देखती हूँ हमारा फीडबैक अच्छा नहीं है, किसी भी प्रोडक्ट का फीडबैक अच्छा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसको तुरंत जो है अपने शिक्षा में, इनपुट में या प्रोसेस में हम एकदम चेंज करेंगे, है ना, ये हमको देखना पड़ेगा। इसके बाद आपने देखा आईसीटी का जो है एडवांटेजेस, तो कम्युनिकेशन तो सबसे पहला हर जगह है ही इसका। ग्लोबलाइजेशन भी हो जाता है कि सब लोगों से, हर देश के लोगों से हम बात कर सकते हैं। कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस का भी है, ब्रिजिंग द कल्चर गैप, क्रिएशन ऑफ न्यू जॉब क्रिएट हो गई हैं,
आईसीटी से हमारी टाइम की बचत हो गई है, हम अपनी नॉलेज को भी बहुत अच्छे से और चीज़ जो भी टॉपिक देखना होता है आप नेट पे डाल के देख सकते हैं, बुक्स भी पढ़ सकते हैं आप लाइब्रेरी की अपने कंप्यूटर पे ही। तो एडवांटेज ये सब कैसे संभव हुआ हमारा आईसीटी से। वैसे आप इसको अभी और भी अच्छे से पढ़ेंगे जब आपका क्या है सेकंड उसमें है आपका सेकंड मॉड्यूल में है ये पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, तब मैं डिटेलिंग में लूँगी। अभी तो मैंने केवल एक आपको इनपुट प्रोसेस आउटपुट बता दिया, इसमें आपको कोई ऐसा बहुत ज़्यादा, लेकिन आपको हार्डवेयर क्यों है सॉफ्टवेयर क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये तो आपको कंप्यूटर का मेन है। इसके बाद आपका डिसएडवांटेजेस है कि भाई ये मशीन ही है, इसमें भावनाएं नहीं होंगी। जो टीचर से आईसीटी इज़ वेरी एक्सपेंसिव, नॉट ऑल स्टूडेंट गेट द सेम अपॉर्चुनिटी, इट कैन बी बोरिंग सिटिंग इन फ्रंट ऑफ ए कंप्यूटर फॉर ए लॉन्ग टाइम, कंप्यूटर्स कैन नॉट इंटरेक्ट ऑन ए पर्सनल लेवल, इट बिकम जैसे अभी आगे बताऊंगी मैं कि टीचर का रिप्लेसमेंट है या नहीं। तो भाई इसमें आप कंप्यूटर कैन नॉट इंटरेक्ट ऑन ए पर्सनल लेवल, कंप्यूटर हर बच्चे से वो भावात्मक नहीं बनेगा, है ना। भावात्मक बंधन जो होता है जो टीचर स्टूडेंट का होता है, क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है उसमें इमोशंस तो है नहीं। इट बिकम्स हार्डर फॉर द टीचर्स टू ऑर्गेनाइज द टीचिंग ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट। टीचर को भी कभी कभी इसमें परेशानी होती है कि हर टीचर इतना टेक्निफाइड नहीं होता है। नॉट ऑल टीचर्स आर कीन ऑन आईसीटी बट आर फोर्स टू यूज़ इट। अब जैसे एकदम से अचानक कोविड के समय ऑनलाइन टीचिंग, तो सब लोग जो ट्रेडिशनल ढंग से पढ़ा रहे थे तो उसको एकदम से टेक्नोलॉजी यूज़ करने में थोड़ी परेशानी होती है। स्टूडेंट माइंड्स आर मोर लाइकली टू वंडर फ्रॉम देयर सेट टास्क, सम स्टूडेंट फाइंड इट हार्ड टू यूज़ कंप्यूटर। तो टीचर हो या स्टूडेंट हो, जरूरी नहीं कि सबकी टेक्नोलॉजिकल स्किल अच्छी हो, तो उसको थोड़ी प्रॉब्लम होती है और एक्सपेंसिव तो है ही इसमें। और टीचर का तो खैर इसमें मैं आगे यही बताने चाह रही हूँ कि टीचर का तो इसका रिप्लेसमेंट है ही नहीं। भाई टीचर तो आपके टीचर तो नाम से भी बच्चे को क्लास में बुला देता है, तो उसको लगता है अच्छा मैम मेरा नाम जानती हैं, है ना। इस नाम से कहा जाता है कि ज़्यादातर वो कोशिश करनी चाहिए टीचर को बच्चे को नाम से पुकारना चाहिए, जिससे उसमें एक टीचर के प्रति अलग फीलिंग डेवलप होती है। तो इमोशंस हैं, मोटिवेट करना, टीचर मोटिवेट भी करती है, लेकिन कंप्यूटर के अंदर इतना मोटिवेशन नहीं हुआ। बच्चे ने जैसे उसको जाके उसको क्लैपिंग करवा दी बच्चे के लिए सही आंसर पे, या उस पर जाके पास जाके उसको शाबाश कह दिया, तो ये सब चीज़ें जो ये सब भावात्मक बंधन है वो हमारा कंप्यूटर नहीं कर सकता। तो इसमें इसका रिप्लेसमेंट तो नहीं है। और आपने देखा कि आज आपने आईसीटी का जो आपका इस पेपर का फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर का पहला लेक्चर आईसीटी, बाय चांस ये आईसीटी ही नाम भी है पेपर का, और आज हमारा टॉपिक भी इसी से रिलेटेड हुआ। इसको आप चाहे इंट्रोडक्शन आईसीटी मान लीजिए कि आईसीटी क्या है। कम्युनिकेशन तो आप देखते ही हैं जीवन में, मोबाइल लेके आप लोग घर से निकलते हैं, ज़रा सी कोई बात करनी है मम्मी को फ़ोन कर दिया, किसी फ्रेंड से बात कर, तो कितनी जल्दी आपका आपस में बातचीत हो सकती है किसी भी समय। तो आप लोग आईसीटी ऐसा नहीं है कि नहीं जानते हैं, आप कंप्यूटर में इंटरनेट से भी आप बात कर लेते हैं, मेल से भी आप कर सकते हैं। तो ये सब तरीके सब आईसीटी है। लेकिन जब हमको जो इस पेपर में पढ़ाने का है वो है इसकी इन तकनीकियों को, संप्रेषण की तकनीकी हैं ये सारी जो आप पढ़ें। संप्रेषण की तकनीकी को हम यूज़ कैसे करें, इंफॉर्मेशन को संप्रेषण तकनीकी की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रभावी ढंग से और बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना। तो आपने देखा किस तरह से हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सिस्टम, यानी कि टेक्नोलॉजी 1 टेक्नोलॉजी 2 और ये आपका सिस्टम अप्रोच। हार्डवेयर में आपने देखा कि वो सारे संसाधन जिससे टीचर शिक्षा कराती है, शिक्षण करती है। और सॉफ्टवेयर क्या था ट्रेडिशनल टीचिंग में, जो मैं पढ़ा रही हूँ। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल में, जैसे मैं आपको क्लास ले रही हूँ, तो ये तो मैं ऑनलाइन ले रही हूँ। इस समय मेरे पास कौन से संसाधन है, भाई स्लाइड का यूज़ कर रही हूँ, जिसकी सहायता से कभी कभी मैं मार्कर वो पॉइंटर से भी बताने लगती हूँ, आपको स्लाइड पे चढ़ाने लगती हूँ। तो ये सब आपके हार्डवेयर है। और पढ़ा क्या रही हूँ, कंटेंट क्या है, आईसीटी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ये हमारा सॉफ्टवेयर है। फिर मैंने आपको कंप्यूटर के संदर्भ में भी पढ़ाया हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। शॉर्ट में मैंने आपको समझ लिया, डिटेल में सेकंड मॉड्यूल में है ये टॉपिक। और इसके बाद सिस्टम अप्रोच,
कि सिस्टम अप्रोच क्या है, कि हम इसको कितने स्तर पे करें, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। टीचर ने जो पढ़ाया वो इनपुट हुआ, उसके बाद पढ़कर प्रोसेसिंग करके, प्रोसेसिंग काय में हुई, हमारे मस्तिष्क में हुई। मस्तिष्क में क्या है, हमारे मेमोरी है, मेमोरी में कुछ हमारे स्टोर होता है डेटा। उसके बाद उसमें हम क्या करते हैं, आउटपुट करा, हमने एग्ज़ाम दिया, वो हमारा आउटपुट हुआ। आउटपुट से हमको क्या मिलता है, चौथी चीज़ क्या जोड़ी, फीडबैक, पृष्ठ पोषण, जिससे हम उसमें सुधार करें। भाई अगर हमारा रिज़ल्ट अच्छा नहीं है तो मैं अपनी शिक्षण को बदलूँ। अगर मैं देखती हूँ हमारे स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा है इस बार, क्योंकि क्या कमी है, इसका मुझे देखना होगा, मुझे फीडबैक लेना होगा। अगर हम फीडबैक नहीं लेंगे, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि कोई कंपनी जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करती है उसका फीडबैक लेना ज़रूरी है। अगर वो नहीं लेगी तो उसकी कमियां अच्छाइयाँ जब पब्लिक बताती है तो हम उसको ठीक करेंगे, जिससे हमारी प्रोडक्ट आगे कंपनी चलता रहे। तो ये क्या है आपका सिस्टम अप्रोच। तो क्योंकि जैसे साइंस आई तो उसने हमारी शिक्षा को क्या कर दिया, बिल्कुल मशीन की तरह कर दिया है। अभी आप सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे लेसन प्लानिंग, तो आप देखेंगे कि कैसे आप क्लास में जाएंगे, हर एक एक्टिविटी आपकी पहले से ही डिसाइडेड होगी। कब आपको जाना है, कब आपको पढ़ाना है, कब होमवर्क देना है, कब क्लास वर्क देना है, कब क्वेश्चनिंग करनी है, फिर आंसर कैसे रिसीव करना है, फिर रिसीव करके बच्चे को कैसे रीइंफोर्समेंट देना है। तो ईच एंड एवरीथिंग एक्टिविटी प्री डिसाइडेड। तो ये किसने कर दिया, हमारी कैसे कर दिया, ये साइंस क्योंकि उसने जो मैंने सिस्टम अप्रोच बताया ना, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, ये सब हमारा इसे। तो ये डिटेलिंग में आप आगे पढ़ेंगे। तो केवल इसमें इस वाले लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया कि आईसीटी क्या है, आईसीटी के अंदर कौन कौन से आपकी चीज़ें पढ़ी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, क्योंकि 60 से पहले तो हम कहते थे शिक्षा शास्त्र, 60 के बाद हमने कहना शुरू कर दिया एजुकेशन टेक्नोलॉजी, क्योंकि इस समय तक विज्ञान ने हमारी हमारी शिक्षा विज्ञान से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो चुकी थी। और इस तरह हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर बताया आपको, कंप्यूटर के संदर्भ में भी, ट्रेडिशनल टीचिंग के संदर्भ में भी, और आपको सिस्टम अप्रोच बताया। तो आशा करती हूँ आपको ये लेक्चर नॉलेजेबल रहा होगा और आपको समझ में आया होगा। और हमेशा आगे वाले लेक्चर जो होंगे, ये वाला फर्स्ट लेक्चर इसका बेस है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा लंबा और डिटेल में लिया, जिससे आपको पता रहे कि अब इस पेपर में आप आगे क्या पढ़ने जा रहे हैं और ये आप क्यों पढ़ रहे हैं, है ना। ये पेपर क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि टीचर को भी अपनी इन्फॉर्मेशंस स्टूडेंट्स को देनी है। अगर मैं कई बार मैं बता चुकी हूँ कि यदि मैं बहुत चाहे मैं कितनी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, टॉपर हूँ, चाहे मैं अपने लेवल पे मैंने बहुत जगह मेरिट में आई हूँ, लेकिन अगर मैं टीचर बन के क्लास में आई हूँ, तो अगर मैं अपनी नॉलेज को इफ़ेक्टिव वे में बच्चे को नहीं, अगर अपनी बात नहीं समझा पा रही हूँ, तो वो मेरा ज्ञान बेकार है। तो इसीलिए आईसीटी की जानकारी टीचर को होनी चाहिए, क्या हार्डवेयर है, क्या सॉफ्टवेयर है। इस पेपर में आप अभी आगे और वीडियोस होंगे, 4 मॉड्यूल हैं आपके इस पेपर में। तो ये तो फर्स्ट मॉड्यूल का पहला ही टॉपिक था, और एक तरह से इंट्रोडक्शन भी हो गया इस पेपर का, आपका ऑब्जेक्टिव भी डिस्कस कर दिया मैंने, क्यों पढ़ रहे हैं आप। अगर पूछा जाए आपसे कि भाई आप इस पेपर को क्यों पढ़ रहे हैं आप, तो आप बताएंगे कि संप्रेषण तकनीकी, इंफॉर्मेशन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर इफ़ेक्टिव वे में पहुंचना, और टीचर भी अपनी इंफॉर्मेशन को, अपनी ज्ञान को कम्युनिकेट करना, उसे कैसे समझाए, बच्चे को कैसे संप्रेषण करे इफ़ेक्टिव वे में, तो उसको आईसीटी की नॉलेज होनी चाहिए। तो आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा, और अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। थैंक यू।